हे एवरीवन, वेलकम टू लीगल लॉजिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बार काउंसिल द्वारा होने वाले इंटरव्यू के बारे में। एंड आई एश्योर यू दिस वीडियो इज योर वन टाइम सोल्यूशन। इसमें इंटरव्यू से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कवर्ड हैं। ऑल्सो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी पिछली वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए, स्पेशली टू दो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम देने के बाद आकर भी मेरी पोस्ट के नीचे कमेंट्स किए हैं। I am thrilled, I am honored, and I am very, very, very grateful to you all. तो चलिए शुरू करते हैं ड्रेस कोड के साथ। इंटरव्यू में एक मेल कैंडिडेट को व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक टाई, फॉर्मल ब्लैक शूज एंड ब्लैक ब्लेजर या कोट पहनकर आना है। वहीं अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की, तो या तो आप वो सेम आउटफिट पहन सकते हैं जो मैंने मेल कैंडिडेट्स के लिए बोली, और अगर आप वैसा नहीं पहनना चाहती तो आप व्हाइट साड़ी पेयर्ड विद ब्लैक ब्लाउज एंड ब्लैक ब्लेजर विथ ब्लैक फॉर्मल शूज पहन सकते हैं। ऑल्सो क्योंकि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको इस चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि एडवोकेट्स का ड्रेस कोड ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है। तो चलिए बात करते हैं ब्लैक कलर की। जो ब्लैक कलर है वो फॉर्मेलिटी, अथॉरिटी एंड पावर को रिप्रेजेंट करता है, एंड एक एडवोकेट के द्वारा उसे पहना जाना सिंबलाइज करता है उनके कार्य को एज अ प्रोटेक्टर एंड अपहोल्डर ऑफ जस्टिस एंड लॉ। ब्लैक कलर में आप कोई भी कलर ऐड करें तो कलर ब्लैक ही होगा, यही अपेक्षा रखी जाती है एडवोकेट से, यानी कि वो न्यूट्रल रहे, हर परिस्थिति में इम्पार्शियल रहे और अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मर्ज ना करे। वहीं बात करें अगर व्हाइट कलर की, तो वो प्योरिटी एंड फेयरनेस को सिंबलाइज करता है। तो ये एडवोकेट के ट्रुथ, ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट टू एथिकल स्टैंडर्ड्स को दर्शाता है। व्हाइट कलर पर अगर कोई भी रंग पड़े तो वो दाग बन जाता है, इसीलिए एडवोकेट से अपेक्षा रखी जाती है कि वो किसी का भी फेवर ना करें बेस्ड ऑन इनकम, बेस्ड ऑन पावर, बेस्ड ऑन पोजीशन, एंड अपनी प्रैक्टिस को प्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑनेस्ट वे में फॉलो करें। ब्लैक एंड व्हाइट कलर साथ में हमारे लीगल सिस्टम को दर्शाते हैं, जहां ट्रुथ एंड जस्टिस को विद इन बाउंड्रीज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑनर किया जाता है। एनफ अबाउट ड्रेस कोड। चलिए अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले आप एक फाइल ले लें। इंटरव्यू फाइल अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो बेस्ट रहेगा, बट अगर आप अरेंज नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, एक नॉर्मल सिंपल फाइल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वैसी फाइल लेकर जाएं। उसमें आप पहले से ही अरेंज करके रख लें 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सेमेस्टर रिजल्ट्स एंड ग्रेजुएशन डिग्री, और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो उसके सेमेस्टर रिजल्ट्स भी साथ ही लेकर जाएं। साथ ही साथ अगर आपने कोई को करिकुलर एक्टिविटीज की हैं अपने कॉलेज ईयर्स में जो कि लीगल फील्ड से रिलेटेड है तो उसे भी अपने साथ लेकर जाएं, जैसे मूट कोर्ट, रिसर्च पेपर राइटिंग एटसेट्रा। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लास्ट 7 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये मेरे एक दोस्त से पूछा जा चुका है तो इसे भी ध्यान रखें। आपको रीसेंट के 5 या 7 चीफ जस्टिस के नाम पता होने चाहिए। आपके स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने डीएम हैं? लेट्स से यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो 75 डीएम हुए। तो फॉर एग्जाम्पल लखनऊ से कोई कैंडिडेट है तो लखनऊ के डीएम का नाम उसे पता होना चाहिए। सपोज एक कैंडिडेट लखनऊ में रहता है पर उसका गांव सुल्तानपुर में है, तो उस कैंडिडेट से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपके गांव सुल्तानपुर के डीएम कौन है? तो सुल्तानपुर की डीएम कृतिका ज्योत्साना है, उस कैंडिडेट को ये पता होना चाहिए। आप अपने अपने गांव, रेसिडेंस, इन सब के हिसाब से डीएम्स का नाम याद रखिएगा। इसके अलावा आपके स्टेट का हाई कोर्ट कहाँ है? क्या वो किसी यूनियन टेरिटरी के साथ शेयर्ड है
या नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपके डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का नाम, स्पेशल जज का नाम, आपके स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम, आपके जिले में कितने कोर्ट हैं एंड कौन सा कोर्ट क्या काम करता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट डेट 1961। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। उसके फंक्शंस, बार काउंसिल के फंक्शंस, पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप एक बार देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो जिस स्टेट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसका स्टेट बार काउंसिल कब एस्टैब्लिश हुआ था। और से अगर मैं यूपी के बार काउंसिल का इंटरव्यू देने जा रही हूं तो मुझे पता होना चाहिए वो 1961 में एस्टैब्लिश हुआ है और इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में है। ऑल्सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एट प्रेजेंट ये है। सपोज करते हैं कैंडिडेट यूपी स्टेट बार का इंटरव्यू देने जा रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि यूपी स्टेट बार के चेयरमैन ये हैं एंड वाइस चेयरमैन ये हैं। नाउ मूविंग टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी की वजह से इंटरव्यू का पूरा खौफ बना रहता है, द सेल्फ इंट्रोडक्शन पार्ट। डोंट वरी, आज इस वीडियो में हम खुद का इंट्रोडक्शन देना भी सीखेंगे। तो सपोज करते हैं मेरा नाम एक्स है एंड मैं एबीसी यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुकी हूँ। तो मेरा इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा। Greetings everybody, I am X. I hail from Lucknow and I have completed my graduation from ABC University in the year 2024. During my academics year, I participated in several skill enhancing competitions like moot court and research writing. Also, I kept my knowledge updated by participating in various legal internships. My hobbies include reading books and cooking. And thank you for giving me an opportunity to introduce myself. That's it. था ना ये कितना सिंपल। तो जिनको इंग्लिश आती है अच्छे से उनके लिए तो ये पार्ट बहुत अच्छा रहा और जिनकी इंग्लिश कमजोर है उनको तो आधा बुखार अभी से चढ़ने लग गया। तो खैर मैं बता दूं, मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ चुकी हूँ, तो मेरे लिए इंट्रोडक्शन देना कोई भारी काम नहीं था। पर वो बच्चे जिनकी हिंदी मुझसे कई ज्यादा बेहतर है वो अपना इंट्रोडक्शन हिंदी में भी दे सकते हैं। देखिए, लैंग्वेज सिर्फ एक माध्यम है आपकी बातों को दर्शाने का, तो इस बात से मत डरे कि आपको इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना है कि हिंदी में देना है। जो बात मैंने इंग्लिश में कही वही सेम बात आप हिंदी में बोल दीजिए एंड इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ जाए। इंग्लिश को अपनी कमजोरी बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि मैं भी अपनी हिंदी मजबूत करने के लिए रोज प्रेमचंद्र की किताबें पढ़ रही हूँ। हालांकि आप भी अपनी इंग्लिश मजबूत करने के लिए उस पर काम जरूर कीजिएगा, क्योंकि लैंग्वेज को आना हमेशा आपकी मदद ही करेगा। ऑल्सो जल्द ही टेलीग्राम ग्रुप में मैं आप सभी के लिए एक पीडीएफ अपलोड करने वाली हूँ जो आपको हिंदी एंड इंग्लिश सेल्फ इंट्रोडक्शन में गाइड करेगा। एंड फाइनली मूविंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं लीगल सब्जेक्ट्स पर। सो स्टार्टिंग विथ माय फेवरेट सब्जेक्ट विच इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को ना रट लो, इतने अच्छे से रट लो कि आप बिना देखे प्रियम्बल को कहीं भी लिख सकते हो। प्रियम्बल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल में क्या क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जितने इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, रे बेरीबेरी हो गया, केस ऑफ नंदा भारती हो गया, ये सारे केस लॉज, प्रियम्बल के इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, हर चीज आपको आनी चाहिए। प्रियम्बल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी एंड सर्टेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लाइक आर्टिकल 124 हो गया जो कि सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, आर्टिकल 214 हो गया जो कि हाई कोर्ट की बात करता है। इन दोनों आर्टिकल्स में रिट्स कवर होते हैं। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन रिट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स आपको पता होने चाहिए। और अगर आपके पास बहुत कम टाइम बचा है प्रिपरेशन के लिए तो आप इन वीडियोस को देख लें। आपको शॉर्ट में इंटरव्यू में जाकर कुछ बोलने के लिए चीजें मिल जाएंगी। इंटरव्यू में जाकर सबसे डम काम जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है वहां पर शांति से जाके बैठ जाना, कुछ रिस्पॉन्स नहीं देना, इंटरव्यूअर के साथ एंगेज नहीं होना।
ये काम सबसे डम हरकत है, ये बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको जो आता है आप बोलिए, आपको नहीं आता है तो आप पहले से प्रिपेयर होके जाइए। कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस पढ़ लीजिए, जहां पर सही जगह हो उन्हें अप्लाई कीजिए, अपने व्यू को रखिए, इंटरव्यूअर के साथ बातचीत करते रहिए। ये नहीं कि आप बैठे हुए हैं सबके साथ बातचीत हो रही है, अपना कनेक्शन कट मत कीजिएगा। आपको बोलना है, आप बुरी छवि बनाए या अच्छी छवि बनाए, पर एक गुमनाम छवि बिल्कुल ना बनाए। वही बात करें अगर न्यू क्रिमिनल लॉज की, तो इन्हें कब से प्रेसिडेंशियल असेंट मिली, ये कब लागू हुए, ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्लेंट, एफआईआर एंड एनसीआर के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एफआईआर कोड में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। कंप्लेंट सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ सीआरपीसी में डिफाइंड है। तो आप कमेंट पे मुझे बताएं कि प्रेजेंटली ये बीएनएसएस के किस सेक्शन में डिफाइंड है। इसके अलावा बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट है। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ एफआईआर, जैसे कि जनरल एफआईआर, जीरो एफआईआर, क्रॉस एफआईआर, मल्टीपल एफआईआर एंड ई एफआईआर, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा टाइप्स ऑफ बेल, जैसे कि रेगुलर बेल, एंटिसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल, डिफॉल्ट बेल एंड मेडिकल बेल, इन पांचों तरह के बेल के बारे में आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स इन बीएनएस, याद रहे पहले के 5 पनिशमेंट्स के अलावा एक नई पनिशमेंट भी ऐड की गई है, जो कि है कम्युनिटी सर्विस। डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड, इस सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसके इलस्ट्रेशंस भी वो आपसे पूछ सकते हैं। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वहां बैठे कई बच्चों के साथ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड्स के ऊपर, तो इसके इलस्ट्रेशंस आप अच्छे से देख कर जाइएगा। Essential elements of theft, murder, difference between procedural law and substantive law, कौन से एक्ट्स है जो कि प्रोसीजरल लॉ को बताते हैं एंड कौन से एक्ट्स है जो कि सब्सटेंसिव लॉ को बताते हैं। जैसे कि अगर पूछ लिया जाए आपसे कि क्या बीएनएस एक सब्सटेंटिव लॉ है या फिर प्रोसीजरल लॉ है, आप कमेंट्स में बताएं मुझे कि ये कौन सा लॉ है, सब्सटेंटिव है या प्रोसीजरल है। डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इन विच केस पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, कन्फेशन एंड एडमिशन के बीच में क्या डिफरेंस है, डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है एंड कौन से केसेस में डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जाता है। वहीं बात करें अगर सीपीसी की, तो सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा आपको अच्छे से आना चाहिए। कितने ऑर्डर्स एंड कितने सेक्शंस हैं ये आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ इंजंक्शंस, जैसे कि प्रिलिमिनरी, प्रोहिबिटिंग, मैंडेटरी, इंटरलॉक्यूटरी, डायनामिक इंजंक्शन, ये सब आपको पता होने चाहिए कि ये क्या काम करते हैं, कब यूज होते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। रिटन स्टेटमेंट के बारे में, प्लीडिंग्स के बारे में, प्लेंट के बारे में, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप बहुत डीप नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं, बट ऊपर ऊपर से एक बार थॉरो नॉलेज इसकी रख लीजिएगा। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये हैं, लॉयर और एडवोकेट के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एट प्रेजेंट सिटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। और इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बना रखी है, आप यहां से भी देख सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थी, नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया। So total we have 25 high courts. जैसे 6 high courts have control over more than one state and union territory.
Well, I think this is enough for now. Soon I will meet you all with a new and informative video. तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट डाउन योर व्यूज, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ना. Also wishing you all a very 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 happy new year. May this year brings you a lot of happiness and brilliant opportunities.